किया मैडम, उसमें उन्होंने कहा कि मानसून ऑफर दिया 100 लाइए और सरकार बनाइए। हम सभी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। मैं ज्यादा कुछ इस पर बयान देना नहीं चाहूंगी, और जब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है, तो मैं समझती हूँ कुछ भी संभव है। लोकसभा देखिए, ये पहली बार सरकार आने के बाद पहली बार वो कार्यकारिणी की शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए। जो मुख्यमंत्री भी सभा पे थे, उप मुख्यमंत्री लोग भी थे और केंद्र मंत्री भी थे। पार्टी की केंद्र की प्रभारी, सह प्रभारी सब लोग मंच पे थे। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खोल के बोला कि कार्यकर्ता की लड़ाई के कारण, लगातार परिश्रम के कारण ये सरकार आई है। भाजपा की पहली बार एक संख्या गरिष्ठ सरकार बनी है, उसकी सुफल कार्यकर्ता लोगों के तक लेके जाए, और जो परिश्रम करके सरकार लाए हैं, 2 गुना परिश्रम करके लोगों के पास सरकार का सफलता लेके जाए। जो संकल्प में हम जीत के आए हैं, उस संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसे वादा किया है। केंद्र सरकार ने ओडिशा को प्राथमिकता देंगे और जितने भी ओडिशा को एक विकसित राज्य में परिणत करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उद्बोधन दिए। देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि राष्ट्र को प्यार करने वाले एक पार्टी के सदस्य हम लोग हैं, और इस राज्य पे शासन में आते आते हम उप मुख्यमंत्री के रूप में भी है। जिस विचारधारा से जो पार्टी आती है, अंत्योदय जिसका लक्ष्य है, वो गरीब की कल्याण में लगेगा, ये भरोसा कार्यकर्ता को भी होना चाहिए और जनता को भी होना चाहिए। एक एक करके सब वादा हम लोग पूरा करेंगे। जब से आए हैं, एक पर एक सब संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आए हैं, लोगों को 20 से चुन के आए हैं। हम साधारण लोग हैं, लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसी वादा पे हैं और दम तक करेंगे। जैसा कि संकल्प पत्र में वादा किया गया था, मंदिर के 4 द्वार खोलना, रत्न भंडार खोलना, आपने पूरा किया। देखिए, जब आए 1 घंटे के बाद 4 वादा पूरा किए। जैसे ओथ लिए तभी 4 वादा पूरा किए। एक महीने 7 दिन हुआ आज सरकार को। आज कार्यकर्ता के सामने सरकार एक विकसित ओडिशा की छवि दिखाने वाली है कि हम एक महीने में कितना कुछ करने के लिए सोचे हैं, लेकिन वो लोगों के तक पहुंचना चाहिए। और हम लोगों के पास जो भी समय होती है, वो ओडिशा के गरीब लोगों के विकास में हम लगेंगे। मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं, पार्टी है जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है, और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है, अकेली भारतीय जनता पार्टी की। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 58% के, और 57% के भूभाग, 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 57%। इसलिए, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मंच के लोगों को भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो, वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी
अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं, ये भी हमको याद रखना है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, ये 2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, और ये 2024 के भी लोकसभा सदस्यों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएमपी से कम पड़ते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए ये जो पार्टियां हैं, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीरो है, 13 स्टेट्स में, 13 राज्यों में। हिमाचल प्रदेश में जीरो, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जीरो, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सिक्किम में जीरो, मिजोरम में जीरो, त्रिपुरा में जीरो, आंध्र प्रदेश में जीरो, मध्य प्रदेश में जीरो, जम्मू कश्मीर में जीरो, दिल्ली में जीरो, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लद्दाख में भी जीरो के जीरो हैं ये कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे बड़ी भारी जीत हुई। इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस को पूरा जोड़ ले तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हमारे जब मैं झारखंड में आते हूँ, जरूर सिक्योरिटी का खर्चा तो थोड़ा बहुत तो होता ही है झारखंड सरकार का। असम गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो भी खर्चा होगा असम गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगा, इसलिए मेरा सिक्योरिटी का जिम्मेदारी असम गवर्नमेंट का ही उठाना है। सर, आप जेएमएम का कहना है कि आप पार्टी को इंचार्ज के रूप में आते हैं, पॉलिटिकल काम के लिए आते हैं, इसीलिए लेकिन खर्चा एक स्टेट गवर्नमेंट उठाती है असम से। देखिए, मैं जहां भी जाऊं, जैसे आज राहुल गांधी घूमते हैं देश भर राजनीति के लिए, तो राहुल गांधी का खर्चा कौन उठाता है? आप जेएमएम को पूछिए। जब हेमंत सोरेन जी सीएम नहीं था बीच में 10 दिन, उनका जो सिक्योरिटी था वो कौन उठाया खर्चा? तो ऐसा अगर अवास्तविक कोई प्रश्न करता है तो उनका क्या उत्तर है, आप बताइए। आज जब प्रियंका गांधी देश में घूमते हैं, उनका पीछे सिक्योरिटी जाते हैं, उनका खर्चा कौन उठाता है? आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो दूसरा, देखिए हम तो यहाँ मेहमान का नाते आया हूँ, तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, मैं मेहमान को क्यों कष्ट दूं। की बात की जाए तो अभी क्या अपडेट है? अभी जो फाइनल अपडेट हम लोगों के पास ऑफिशियल फिगर है वो ये है कि तीन डेथ हुई हैं इसमें, और 7 ग्रीवियसली इंजर्ड हैं एंड 5 सिंपल इंजरी हुई है 5 लोगों को। हम लोगों का मेन फोकस इसमें रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करने का था और उसमें सफलता भी रेलवे को मिली। अप लाइन रात को 23:58 पर फिट कर दी गई थी और उसके बाद से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया जा सके। वहाँ से जो मशीनरी और मटेरियल का मूवमेंट था वो अपलाइन से हो रहा था, उसके बाद से अपलाइन का पावर ब्लॉक लिया गया एंड फाइनली अपलाइन को फिट कर दिया गया है। और विद्युत ट्रैक्शन के साथ पहली गुड्स ट्रेन हमारी भिलाई से चलकर साइड से पास हो गई है। अब अपलाइन से ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू हो गया है। डाउन लाइन की जहाँ तक बात है, डाउन लाइन में जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य था वो पूरा हो गया है, स्लीपर बिछाने का और रेल लिंक करने का। इसके बाद से जो वायरिंग का कार्य है वो चल रहा है और जैसे ही वायरिंग का कार्य पूरा हो जाता है डाउन लाइन को भी नॉर्मल संचालन के लिए फिट कर सबको नेम प्लेट लगानी होगी। आप इस निर्णय को किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। यूं भी होटल, ढाबे, ठेलियां, दूसरों में लोग, ऐसा नहीं है कि यदि नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी हिंदू होटलों में भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन वो बता देते हैं लोगों को, क्योंकि सब जानते हैं कांवड़ यात्रा और शिव भक्त, तो ये एक महान यात्रा है। इस महान यात्रा के आयोजन का उत्तराखंड को सौभाग्य मिलता है। उस सौभाग्य में ये दाग कहाँ से लगा दे रहे हैं? इसका सब लोग कांवड़ का स्वागत करते हैं। मैंने मुसलमान भाइयों को देखा है जो पानी लेकर के वो लेकर के खड़े रहते हैं, हाँ? जो इसका स्वागत करते हैं, और कांवड़ी लोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। और फिर क्या क्या चीज के लिए मना करोगे? फिर कल तो जो सब्जी आ रही है उस पर भी लिखना पड़ेगा ये मूली किसके खेत की है? ये प्याज किसके खेत का है? ये आलू का दाना किसके खेत का है? ये दूध जो आ रहा है ये किसकी गाय का है? इसको दुहा किसने है? इस पर अपना पसीना बहा करके इसको पैदा करने का काम किसने किया? आप किस सीमा तक जा रहे हैं? ये बहुत मुझे जो बड़ा अजीब लगा। सनातन की उदार परंपरा में कांवड़ यात्रा का उल्लेख है, और शिव सबके हैं, शिव तो सबके हैं। उनकी बारात में तो शिव की बारात जैसी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे भिन्न प्रकार के विभिन्नताएं होती हैं। तुम जो विभिन्नताओं का देव है उसको चलाने वाली यात्रा के अंदर आप इस तरीके की संकीर्णता को कर रहे हो। जिस छुआछूत को देश ने आजादी मिलते ही दफन कर दिया, जिस छुआछूत के खिलाफ महापुरुष जिंदगी भर लड़ते रहे, काम करते रहे, महात्मा गांधी उनमें से एक हैं हमारे आज के, उसमें जो है आप उस छुआछूत को किसी दूसरे फॉर्म में फिर लाओगे। तो मैं क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारों को चाहिए कि अविलंब अपने इस आदेश को वापस ले, और जिन अधिकारियों ने आदेश दिया है उनको कड़ी फटकार लगे। पिछले दिनों अनेक गतिविधियां राज्य में रही, चुनाव भी रहा बीच में, और उसमें भी औपचारिक रूप से इस प्रकार से आप सबसे भेंट नहीं हुई। आज भेंट हो रही है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार अनेक अपने कार्यों से, समाचारों के संपादन से लेकर प्रकाशन तक अनेक अवसरों पर हम सभी का सहयोग भी किया है, और जहां पर दिशा देना है, मार्गदर्शन करना है, वह भी आप लोगों ने किया है। तो आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरे दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है, वो काम भी हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ है। इसलिए हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ये जो हमारे पूर्वज हमको जो विरासत में दे गए कि एक अच्छा वायुमंडल दे गए, एक अच्छी जमीन देकर गए, एक अच्छी वायु यहाँ पर देकर गए, अच्छा। देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं उससे केंद्र सरकार के पूरी बजट की किटी बनती है। इस टैक्स की कंट्रीब्यूशन में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल जीएसटी में पैसा देते हैं।
तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का भी हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्सेस का एक हिस्सा देती है, लेकिन दिल्ली जो 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है, हमें 1 रुपया भी अपने टैक्सेस में से वापस नहीं मिलता है। बॉम्बे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बॉम्बे 5 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है, उसके में से महाराष्ट्र की सरकार को 55,000 करोड़ रुपए शेयर इन टैक्सेस मिलता है। बैंगलोर भी देती है टैक्स, वो 2 लाख करोड़ का टैक्स देती है इनकम टैक्स बैंगलोर के लोग। उनकी कर्नाटका सरकार को 33,000 करोड़ रुपए बजट में से शेयर इन टैक्सेस के तौर पे मिलता है। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरा 2 लाख करोड़ दे दिया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि देश के बहुत सारे और हिस्से हैं जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन इस 2 लाख करोड़ रुपए का 5% तो दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों का अधिकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमांड है कि इस बार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के लिए, दिल्ली में अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेटर बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है, जो जहाँ से चाहे वहाँ से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूँ दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और इसमें अगर आप देखो कि 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था और मुजफ्फरनगर में कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीज़ें उसमें मिली हुई थी और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला तो उसका व्रत टूट गया है। तब उसने चिल्लाना शुरू किया और काफ़ी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आप देखो तो एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज को छदम नाम से नहीं बेच सकते, दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते। अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहाँ पर मांस मिल रहा है तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले, यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम हैं, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। सर, वहीं औषधि ओवैसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ is online. It is certainly something that is of great concern because number one, Microsoft 365 and the Microsoft suite is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform
It disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. Sir, including flights, they are also... Yes, it is. There is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're you're working a small business, or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engaged with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services they are tweeting continuously, what do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I'm reading online, and I'm seeing their tweets that they are trying to. They have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very steady steps. And it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online. And it will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days, what steps they will take, and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future, is certainly something that I look forward to have. जो पूरा रूट बना हुआ है कावड़ का, उस पर जो ढाबे रेस्टोरेंट हैं, क्या उनको लेकर अपडेट है? क्या आप लोग उस पर जो आपने कहा है उस पर? जैसा कि कल आप लोगों को डिटेल में बताया गया था, जो हमारी गंग नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH 58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियां हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें, ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद न हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए, ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके। और अगर उन पे लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा, तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं, और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है। और 90% से ज्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ ही जो भी लोग हैं उनसे अपील की जा रही है, जो भी कांवड़ के यात्री आ रहे हैं, कांवड़ के शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहां पे सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक ट्वीट भी आया कि ये स्वेच्छा से भी लोग कर रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट 2 दिन पहले का है। जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन कराते हैं, चाहे वो कांवड़ का होता है या चाहे वो मुहर्रम का होता है या अन्य कोई भी पर्व होता है, तो हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि सब लोग मिलजुल के नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से बेहतर तरीके से सारी चीजें संपन्न करें।
इसी के क्रम में ये कहा गया था, लेकिन स्वेच्छा से कहने का ये मतलब है जो लोग समझदार हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जानबूझ के कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उससे करवाया जाएगा। और स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी चीजें अनिवार्य हैं और सभी को करनी है। मेनली कौन कौन से जिले आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा? ये जो कांवड़ का सबसे प्रमुख है वो जनपद मुजफ्फरनगर से करीब 95% कांवड़ हरिद्वार की तरफ आती है, हरिद्वार से जल लेके आती है। इसके अलावा सहारनपुर का मार्ग है और शामली है, तो ये शामली से हरियाणा की तरफ करनाल पानीपत लोग जाते हैं। इसी तरह से सहारनपुर से यमुनानगर की तरफ, तो जो भी कांवड़ का रूट है यहाँ पे। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में रही टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का एक कार्यक्रम है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और मोदी जी ने 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश को विकसित भारत बनाने का स्वप्न उन्होंने देखा है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स में भी हम विश्व के 1 से 5 क्रम में, हम जब देश का आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो उस वक्त एक क्रम में हम आए हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम तैयारी स्टार्ट अभी से करी है। पूरे तैयारी के भाग स्वरूप हमने कीर्ति प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करा है। कीर्ति प्रोजेक्ट यानी कि देश में गांव हो या शहर हो, महल हो या झोपड़ी हो, हमारा ट्राइबल एरिया हो या हिमालयन रेंज हो या कोस्टल लाइन हो, सभी जगह पे हमारे यूथ में टैलेंट पड़ी हुई है, स्पोर्ट्स की टैलेंट पड़ी हुई है। उसको आइडेंटिफाई करके उसको अच्छी तरह से कोचिंग देना, ट्रेनिंग कराना, उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करना और वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर खेले, इंटरनेशनल लेवल पर खेले, स्वयं का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करे। उसके लिए हमारे देश के हर यूथ को जिसमें टैलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। मुझे खुशी है आज दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में 25,000 से ज्यादा एक सप्ताह में यूथ, स्टूडेंट सब पार्टिसिपेंट करेंगे। उसकी टैलेंट को आइडेंटिफाई करी जाएगी और देश में से ऐसे 1 लाख टैलेंटेड यूथ को आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रेनिंग का प्रबंध करा जाएगा। एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी, किस तरह से रैकेट चला है? ये हमने इंटरस्टेट जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें कुल अभी तक लोग 8 गिरफ्तार हमने कर लिए हैं, जिसमें मेन किंग पिन इनका संदीप आर्या था। ये बेसिकली पेशेंट्स और डोनर्स को आइडेंटिफाई करते थे अपने अलग अलग दोस्त गैंग मेंबर्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उनके नकली कागजात बनवा के एज रिलेटिव्स दिखाने के लिए कमेटी में, फिर उनके कागजात बनवा के उनका आगे जाके ट्रांसप्लांट करवाते थे। तो इसमें जनरली ये जो संदीप है पेशेंट से 35 से 40 लाख रुपए लेता था पर एक ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें कि सारी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती थी।
और फिर डिपेंडिंग ऑन दी, अगर कोई आदमी उसको डोनर दे रहा है उसको 1 लाख दे दिया, कोई पेशेंट दिलवा रहा है उसको 5 लाख, और जो कोई अलग से जो एक्चुअल में डोनर है उसको 4 से 5 लाख, जो नकली कागजात बनवा रहा है उसको 50,000, जो पे डोनर को ग्रूम कर रहा है उसको 50,000। तो उस तरह से अलग अलग इन्होंने उस तरह से रेट बांध रखे थे। क्या ये सभी किरदार इन 8 लोगों में ही शामिल है या फिर इनके अलावा भी कुछ है? ये 8 लोग जो हैं इनका क्या क्या किरदार? इन सभी का ऐसे ही रोल डिफाइंड है। कोई कागजात बनाता था, कोई डोनर को ग्रूम करता था, कोई पेशेंट लाता था, कोई डोनर लाता था। कुछ इनमें से 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने खुद पहले इनके थ्रू डोनेट कर रखी है, फिर इनके साथ जुड़ गए। एक ऐसा है जिसने अपनी वाइफ को किडनी दिलवाई थी इनके थ्रू, फिर इनके साथ जुड़ गया कि 2 पेशेंट और दिलवा दिए। तो इस तरह से इनका नेक्सस था। तो सर ये जो नकली कागजात बनाते थे, कागजात किसके नाम से बनते थे और क्या पूरा प्रोसेस? कागजात तो जनरली जो पेशेंट है, पेशेंट के कोई रिलेटिव जिसका वो होता है उसको उसके नाम से ही बनते थे एज डोनर। बाकी फिर आगे वो उस हिसाब से उसकी वो नकली जो भी उनको नकली कागजात बनाने होते थे उसका एड्रेस प्रूफ या वो दिखाने के लिए वो सब वो करते थे। तो कमेटी में कैसे पास हो जाती थी? क्या कमेटी के लोग भी इनके साथ शामिल हैं? क्या उनको भी कुछ पैसा वगैरह जाता? अभी तक ऐसा कोई इनके पूछताछ में या जो भी डिटेल्स आई हैं उनमें नहीं आया है। अब कागजात वगैरह उनको एग्जामिन करेंगे, उसमें कुछ आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लगभग हॉस्पिटल्स में और कितने लगभग स्टेट्स में ये अभी चल रहा था इनका? ये 11 अस्पताल बताए गए हैं 6 स्टेट में, जिनमें अलग अलग जहाँ पे इनको ठीक लगता था, सूट करता था, वहाँ पे ये कार्रवाई कर देते थे। सर अभी तक कुछ डोनर्स वगैरह या फिर पेशेंट्स वगैरह से आप लोगों की बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? हमने 5 पेशेंट्स और 2 डोनर को भी ट्रैक कर लिया गया, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया है। तो इसमें कोई कंप्लेंट भी मिली आपको सर? हाँ जी, लेडी कंप्लेनेंट से कंप्लेंट मिली जिस पे केस दर्ज हुआ। क्या कंप्लेंट थी सर लेडी की? वही कि ये संदीप आर्य नाम के आदमी ने 35 लाख रुपए लिए हैं और ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, जो कि नहीं हुआ था। तो जो कि नहीं हुआ उसके क्या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सर? जी। करने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। हम इस पे काम कर रहे हैं। सरकार आने के बाद पहला कार्यकारिणी है। यहाँ पे हम लोगों का सौभाग्य है कि राष्ट्र के अध्यक्ष खुद आके कार्यकारिणी का शुभारंभ करेंगे। हम उनको स्वागत करके सब लोग वहाँ कार्यकारिणी में चलेंगे। पार्टी की कार्यकर्ता ने पहली बार ओडिशा में सरकार लाए हैं और खसड़ा भी प्रस्तुत होगा सरकार के लिए भी, पार्टी के लिए भी। तो मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, जो संकल्प दे के हम पार्टी की और सरकार को लाए थे वो एक एक करके सरकार ने पूरा कर रही हैं। सरकार को शाबाशी भी होगी और न्यू जो कार्यक्रम की जो संकल्प में थी उसको कब पूरा करना है सरकार और संगठन, ये केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना कैसे गांव तक लेके जाएगी, उसके लिए पार्टी के लिए फुल प्रूफ खसड़ा प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आ रहे हैं। 15 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे।
हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। अब किस तरह का एक्शन रहेगा सर? अब किस तरह का एक्शन रहेगा? मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करेंगे।